यहाँ पर हम इस वीडियो में देखते हैं, सबसे पहले ये जो चित्र दिखाया गया है, ये है पूर्णा के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट को दिखाया गया है। 1790 का ये चित्र है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे, कब और कहाँ पर क्या चीज़ हुई है। जैसे कि तारीखों के बारे में हम बात करें, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे कि किस राजा की ताजपोशी कब हुई है, कौन सा युद्ध कब हुआ है। इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। और आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, भाई बस तारीख रखते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास है अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरीके की थी, उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में या इस तरीके की बातें यहाँ पर करने लगते हैं कि पहले ऐसा होता था, अब बाद में ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर बात करें, ये जो चित्र दिखाया गया है, ये ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ब्रिटानिया को यहाँ पर क्या भेंट कर रहे हैं? शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है, 1782 में बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनॉल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम यहाँ पर सौंपा था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव है रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपते हैं। और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने जो पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को यहाँ पर सौंप रहे हैं, मानो कि वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास है अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरीके की थी, उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो पहले और बाद की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल हैं वो नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मान करके चलते हैं, मानो कि कुछ भी हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई हमारे लिए ऐतिहासिक होते हैं। किसी भी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन या शुरू है कब से हुआ था, और जब चाय नहीं पीते थे तो लोग क्या पीते थे। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरीके से कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए दूर दूर की यात्रा आप ये जानने के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं सुबह अखबार पढ़ने के समय कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद की बात करते हैं। ये एक चित्र है, यहाँ पर उपनिवेशवाद के बारे में बताता है। ये जो चित्र है यहाँ पर, ये उपनिवेशवाद के बारे में बताता है यहाँ पर ये। अब हम बात करते हैं कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल है हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट यहाँ पर तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि यहाँ पर नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए हैं, यह बताना भी यहाँ पर संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के बहरों को इतिहास माना जाता था, और यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह देखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस काल उसका विवाह हुआ
किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मारा गया, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथियां बनाई जा सकती हैं और इस तरह की इतिहास में तिथियों का महत्व है वो बना रहता है। यहाँ पर विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद है यहाँ पर तय होती है। अलग अलग विज्ञापन होते हैं, उससे पता चलता है कि क्या पसंद है क्या नापसंद है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरीके से तैयार हुए हैं, किस तरह नई रुचियां हैं चलन में आई हैं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। और इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम देखें इसमें, तो इसमें तस्वीर के पीछे ये जो भारतीय महल है यहाँ पर दिखाया गया है। अगले हिस्से में अगर हम बात करें, ब्रिटेन की महारानी है। यहाँ पर ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी यहाँ पर दी गई है। तो जैसा कि यहाँ पर पिछले 2 सालों के इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाजार किस तरीके से फैले, किस तरीके से रियासतें बनी, नए विचार किस तरीके से पनपे, संस्कृत व समाज किस तरीके से बदले। अब तारीखों की अगर बात करें तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान करके चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार करके देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम एक दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, बेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन और हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी न खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, इनकी नीतियों, इनकी उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। और यह ऐसे था मानो कि इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनाम, जीवनियाँ, उनकी गौरव कथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से लिख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखोटों में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह या वर्गों की गतिविधियों पर किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएंगी। अब अवधियाँ कैसे तय करते हैं, उनके बारे में बात करें। अवधियों की बात करें, अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट दिया था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है कि हम एक दौर की खासियत, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय का बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर धार्मिक वैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का बोलबाला था। और मिल की राय में ब्रिटेन शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन ने पहले सारा अंधकार का दौर था। और क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म यहाँ पर नहीं होता था। अंग्रेजों के द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हट करके इतिहासकार भारतीय इतिहास का आमतौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक काल में बांट करके देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास के इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग कहा जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज है जहां आधुनिक समाज की भी विशेषताएं नहीं थी। आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम उन अध्ययनों के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या है, इसके बारे में अगर बात करें हम, तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबा करके अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया गया था। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा जाता था और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों को खेती कराई जाती थी। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए हैं, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताएं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में भी क्या बदलाव आए हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप समझ पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन जो औपनिवेशिक गतिविधियां हैं उनको एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है। गृह विभाग की रिपोर्ट की अगर बात करें, सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं, जैसे कि मुंबई में इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों या दफ्तरों पर कब्जा कर ले और शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर हैं। कराची की बात करें, कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोहियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में रखे गए। विशाखापट्टनम की अगर बात करें, विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं थी सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। फिर हम किस तरीके से जानते हैं इनके बारे में। भारतीय इतिहास को पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन सी स्रोतों का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अंग्रेज शासन के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। और अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए हर निर्देश, हर योजना और नीतिगत फैसले, समितियाँ, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी है। ऐसा करने के लिए चीज़ों का अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया सकता है। और इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृतियाँ पैदा हुई हैं।
अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बना दिए और तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाए रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में, यह हम बात करें 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों के द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जा सकती हैं। उन्हें यहाँ पर खुसन वीसी के माहिर लिखते हैं कि खुसन वीसी या फिर सुलेखन वीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। और 19वीं सदी के मध्य तक की बात करें, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। और इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया है। उसके बाद में हम बात करें कि तकनीक भी फैलने लगी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही को दस्तावेजों की कई प्रतिलिपियाँ या प्रतियाँ यहाँ पर बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व की बात करें, जैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया और अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसका सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर शरीफे का पौधा 1770 का दशक का है। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वास्तविक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी और इन नमूने के चित्र और स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। और अब इतिहासकार है इस बात पर भी ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरीके से इकट्ठा की जाती थी। इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। 19वीं सदी की शुरुआत की अगर हम बात करें, 19वीं सदी की शुरुआत में एक पूरा देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। लोगों में राजस्व सर्वेक्षण के लिए किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की उर्वरकता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय जो इतिहासों और फसलों को पता लगाया जा सकता है। अंग्रेजों की राय में किसी भी इलाके के शासन चलाने के लिए इन सभी बातों को जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी और जो जनगणना है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण या पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण या फिर वन विभाग सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए हैं। अधिकृत रिकॉर्ड में पता नहीं चलता। अधिकृत रिकॉर्ड में पता कैसे नहीं चलता? रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे जो सरकारी रिकॉर्ड हैं उनकी में हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर ये क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में भी थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं। इन रिकॉर्ड से हमें यह भी समझने में हमेशा मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्यवाहियों की वजह क्या है। जैसे कि ये चित्र जो दिखाया गया है, ये बंगाल में मानचित्रण सर्वेक्षण कार्य चल रहा था, जेम्स पेशेव के द्वारा बनाई गई तस्वीर है ये। और उसके बाद में हम बात करें, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। जैसे कि अखबारों ने विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खुशखबरी दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा किसान पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार के सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस पर बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। और जैसे जैसे यह खबर पूरी दूसरी पुलिस थानों में पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। और एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन्स का रसोई से हमारे लिए खाना आता है और वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हम जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो तस्वीर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें हमें चित्रकारी की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की तैयार की गई 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई पड़ती है। और इस तस्वीर के नीचे लिखा है
कि बागी सिपाही लूट खसौट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दूर और बेरहम है, और इस विद्रोह के बारे में आप अगले चैप्टर में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर सरकारी अफसर क्या सोचते हैं वो हमने बता दिया। इन बातों को जानने के लिए हमें और कहीं और देखना होगा, और जब हम ऐसे ही दूसरे स्रोतों को तलाश में निकलते हैं तो उनमें भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों को डायरिया, तीर्थयात्रियों, यात्रियों के संस्मरण से महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा है। और लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों से रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, और इनसे हम यह भी पता कर नहीं लगा सकते कि आदमी और भोजन खदानों में काम करने वाले मजदूर या फिर सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरीके के अनुभव से गुजर रहे हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बात में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे आपकी समझ में आने लगेगा।